अच्छा, आज ये जो हमारा टॉपिक है वो IFRS 16 है। और ओल्ड जो स्टैंडर्ड था जब इसको अपडेट किया गया तो वो IFRS 16 है, लेकिन पहले ये IAS 17 के नाम से था। और IAS 17 या IFRS 16 दोनों लीजेस को डील करता है। ठीक हो गया। अच्छा, लीजेस क्या होती हैं? इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, जहाँ पर एक पार्टी एसेट दे रही हो, दूसरी पार्टी एसेट ले रही हो। और जो पार्टी एसेट ले रही हो वो क्या करे? मंथली उसकी अगेंस्ट पेमेंट करे। ठीक। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी एसेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेती है, कोई बिजनेस लेता है, तो वहां पर वो या तो शॉर्ट टर्म के लिए लेगा या लॉन्ग टर्म के लिए लेगा। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए एसेट ले रहा है तो आपकी फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है तो आपकी फाइनेंस लीज है। इसी तरह अगर एसेट को जो पार्टी एसेट्स दे रही है और वो ही तमाम तर उसके जितना भी वर्क होगा उस पे एसेट पे जो भी काम होगा वो करवा के दे, यानी लेसर करवा के दे, तो ये आपकी ऑपरेटिंग लीज। और अगर इसके बरक्स, अगर तमाम तर वर्क आपका लेसी करवाए, यानी जिसने एसेट लिया है जो भी वहां पर फॉल्ट होगा उसको ठीक लेसी करवाएगा, तो वो आपकी फाइनेंस लीज। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम ओल्ड स्टैंडर्ड करते थे तो ओल्ड स्टैंडर्ड में हम इसकी कुछ ट्रीटमेंट इस तरह करते थे कि आपका एसेट डेबिट हो जाता था और ऑब्लिगेशन क्रेडिट हो जाती थी। अगर हम अब यहाँ पर देखें तो आपका एसेट डेबिट और ऑब्लिगेशन क्रेडिट। और जब भी आप अपनी ऑब्लिगेशन की पेमेंट करते थे तो कुछ आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह होती थी कि याद रखिएगा, जब भी आपकी ऑब्लिगेशन होगी, जब भी आप लोन लेंगे, जब भी कोई भी ऑब्लिगेशन होगी, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है। और इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है। ठीक। अच्छा, तो जब भी आपकी ऑब्लिगेशन बनी तो आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट की। उस ऑब्लिगेशन को चूंकि खत्म करना है ना विद आपकी प्रेजेंट आपकी ऑब्लिगेशन है, और ये तभी खत्म होगी जब आप इसकी पेमेंट करेंगे। जब आप कैश की फॉर्म में पेमेंट करेंगे तो कुछ ओल्ड स्टैंडर्ड में कुछ ट्रीटमेंट इस तरह होती थी कि आपकी फाइनेंस लीज जो ऑब्लिगेशन है वो डेबिट हो जाती थी और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डेबिट हो जाता था। जबकि अगर आप न्यू स्टैंडर्ड की बात करें जो कि IFRS 16 डील करता है, और अब हमें आज के दिन अगर कोई अकाउंटिंग करनी है तो हमें न्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करनी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं फाइनेंस लीज की बात कर रहा हूँ। किस लिए? फाइनेंस लीज की। अच्छा, जब भी हम न्यू एसेट लेंगे तो न्यू एसेट जब हमने लीज पे लिया तो इसका मतलब ये कि हमने राइट ले लिया। अब हमने मशीन बुक नहीं करना, अब हमने क्या बुक करना है? राइट टू यूज एन एसेट, ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि हमने राइट खरीदा है, ना कि मशीन हमारी अपनी है। तो यहाँ पर एक आपकी जो एक्यूरेसी है डेटा की और प्रेजेंटेशन है वो भी इम्प्रूव हो गई है। दूसरा, आपने साथ साथ बुक करना है अपनी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये दोनों आपकी जो राइट टू यूज एन एसेट, वो आपका चूंकि एसेट है तो डिप्रिसिएट होता है, और उसकी जो डिप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस बनता है कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक। इसी तरह जो आपकी ऑब्लिगेशन है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, तो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्लिगेशन होती है तो वो अमोर्टाइज होती है। और अमोर्टाइज टेबल क्या होता है? यहाँ पर आप क्या करते हैं? अमोर्टाइज सबसे पहले आप क्या लिखते हैं कि जो भी आपकी रेट इस पे आपने एसेट लिया है, फिर आप उसकी मंथली पेमेंट करते हैं, फिर जो भी आपकी ऑब्लिगेशन होती है उस पर क्या आती है? आपकी एक फाइनेंस कॉस्ट आती है। ठीक है। अच्छा, जब आप रेंटल पेमेंट में से फाइनेंस कॉस्ट लेस करते हैं, क्योंकि रेंटल पेमेंट ज़्यादा होती है फाइनेंस कॉस्ट से, जब आप इसको लेस करते हैं तो आपकी जो ऑब्लिगेशन है ना उसका नेट डिक्रीज आता है, और जो बैलेंस अमाउंट होता है वो आपकी बैलेंस शीट में जा करके बुक हो जाता है। ठीक है। जब भी आप लॉन्ग टर्म एसेट की जो कि लीज ऑब्लिगेशन है IFR 16 के अंडर जब ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो एनुअल जो आपकी एंट्री होगी कुछ इस तरह से पास होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज डेबिट, क्योंकि ऑब्लिगेशन है तो कम हुई है। जब भी ऑब्लिगेशन कम होती है, लाइबिलिटी कम होती है, डेबिट, और उसके अगेंस्ट आपका एक एसेट है जो कि कैश की फॉर्म में चला गया, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मैं बड़ी स्पीड से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी जो वीडियो है या मेरी जो रिकॉर्डिंग है उन लोगों के लिए है जो अभी करेंटली वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे अपनी ट्रिपल एक एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। या फिर जो SBR पढ़ रहे हैं और उनको रिवीजन करनी है, एक रिकैप चाहिए किसी स्टैंडर्ड का, तो उनके लिए मेरी ये रिकॉर्डिंग होगी। ठीक। अच्छा, तो इसको लेकर के एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएं कि हम फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक। अच्छा, हमारे मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चंस हैं कुछ
इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डील करवा देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आई होप सो कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया तो बाकी सारे तमाम तर क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ठीक। अच्छा, मेरे पास एक लीज है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 24870। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू आपको आई होप सो को आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है। आपने अपने जो एससीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो सब्जेक्ट है उनका MA2, F2 और F9 में उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी। इस तरह F7 में भी किसी हद तक प्रैक्टिस हो जाती है और SVR में भी प्रैक्टिस काफ़ी हद तक हो जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपके लिए मसला नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती निकलती है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + R⁴ n जो भी होगा तो वो लेंगे तब तक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो यानी यहाँ पर आपको ऑलरेडी रेडीमेड प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, आपको दोबारा से प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी। तो मेरे पास जो टोटल लीज ओब्लिगेशन है आज के दिन, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो मेरे पास आज के दिन, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इस साइड पर ड्रैग कर लेता हूँ। मेरे पास आज के दिन जो टोटल लीज ओब्लिगेशन है ना, मेरे पास डेट क्या है, 1 जनवरी। ठीक। जो मेरे पास आज लीज है, मैं अच्छा पहले जरा इसका टेबल बना लूँ। जो मेरे पास ये आ गई डेट, उसके बाद मेरे पास आती है पेमेंट, उसके बाद मेरे पास इसका आता है इंटरेस्ट, और नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है जो भी डिक्रीज होगा लीज ओब्लिगेशन में वो, और नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑब्लिगेशन जो भी होगी। ठीक। अच्छा, जो हमारे पास लाइबिलिटी थी 1 जनवरी को कितनी थी, हमारे पास थी 24870। ठीक होगा। अच्छा, 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर आता है हमारे पास। ठीक है। और फिर हमारे पास 31 दिसंबर, लेट्स सपोज 2021 है, तो 2022 एंड 2023, 3 ईयर्स की लीज है, तो मैं 3 साल तक ही इस टेबल को मेंटेन करूंगा या बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखूंगा मेरी मंथली एनुअल रेंटल पेमेंट कितनी है, तो वो मैं 10,000 कर रहा हूँ। हर साल जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, कितनी कर रहा हूँ, 10,000 ही कर रहा हूँ। और 10,000 मैं एरियर में कर रहा हूँ, एडवांस में नहीं कर रहा। ठीक है। एडवांस की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, एरियर्स की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस के क्वेश्चन करवा के जो भी लीजेस के फर्दर टॉपिक्स हैं मैं उसको भी साथ में टच कर लूँ और डिस्कस कर लूँ। ठीक। अच्छा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट क्या मेरा 10%, इंटरेस्ट रेट मेरा 10% है। मैं यहाँ जाऊँगा और इसका 0.10% ले लूँगा। ठीक। अच्छा, तो ये मैंने पेमेंट की है, इसमें से ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इसका मतलब मेरी जो नेट लाइबिलिटी इस साल कम होगी वो इसमें से इतनी अमाउंट ही कम होगी, और मेरे 2021 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यानी आज अगर मैं 31 दिसंबर को जाता हूँ 2021 में, तो जो मेरी लीज की ओब्लिगेशन होगी वो इस अमाउंट की होगी। मैं इसको ड्रैग करता हूँ क्योंकि फार्मूलाज लगे हुए हैं और मेरे पास डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये क्योंकि वीडियो प्रोफेशनल और उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली, तो उनको ये चीज़ें समझने में इशू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क में चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनटच होने की वजह से चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। तो इस वजह से मैंने, क्योंकि अगर होते मेरे स्टूडेंट होते तो मैं डेफिनेटली उनको उस हिसाब से थोड़ा डिटेल में जा करके कि यहाँ पर 10% लिया तो ये आपका P&L में एक्सपेंस चला जाएगा, और ये चूंकि जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली चूंकि रिलेटिव रेफरेंस लगा हुआ है तो ये खुद ही उठा लेगा। ठीक। तो यहाँ पर देखें, हमारी ऑब्लिगेशन थी 24870 की, और हमारी यहाँ पर क्या हो चुकी है, वो ऑब्लिगेशन खत्म हो चुकी है। ठीक है। तो ये एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है, ईयर टू ईयर आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी, बैलेंस शीट की, तो मेरे पास बैलेंस शीट में कितनी चीजें जाएंगी। एक तो मेरे पास राइट टू यूज जाएगा, जो कि एसेट, मैंने एसेट कितने का लिया था, 24870 का। मेरे पास एक राइट टू यूज एन एसेट बुक होगा, राइट टू यूज। मेरे पास एसेट बुक हुआ कितने का, 24870। और आपको पता है कि जब भी एसेट बुक होता है तो एसेट की डिप्रिसिएशन होती है, और डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। यानी मैं इसकी लाइफ 3 ईयर है, इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और इस साल बैलेंस शीट में 16580 में रिपोर्ट करूंगा। और याद रखिएगा,
कि जहां आपका राइट टू यूज एन एसेट है वहां आपकी ऑब्लिगेशन भी है, वहां आपकी ऑब्लिगेशन भी है। अच्छा, अब आप ऑब्लिगेशन को आपने दो हेड में ब्रेक करके दिखाना होता है। जब भी आप लीजेस को या लॉन्ग टर्म लोन की ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म लोन की अमोर्टाइजेशन सिक्योरिटी बनाते हैं, तो वहां पर आपकी कुछ पेमेंट्स होती है जो आपने विद इन अ पीरियड करनी होती हैं, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ जो आफ्टर 12 मंथ करनी थी वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, 31 दिसंबर को आपकी जो लीज की जो ऑब्लिगेशन है, जो पेमेंट करनी है, वो आपने 17357, ठीक है। यानी इतनी आपकी 31 दिसंबर को, जो मेरे चूंकि मेरा ये 2021 है, तो 21 के एंड पर मेरी ऑब्लिगेशन कितनी है? 17,357। और इससे बिल्कुल अगर मैं नेक्स्ट ईयर देखूं तो वहां पर मेरी ऑब्लिगेशन कितनी है? 90922। तो ये अगर मैं इसको उठाऊं और इस अमाउंट को डायरेक्टली अपनी नॉन करंट जो ऑब्लिगेशन है मैं उसमें ले आता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। और अगर करंट ऑब्लिगेशन में लेकर आऊँ तो करंट ऑब्लिगेशन में क्या होगा? मेरे पास इसका डिफरेंस, ये मेरी आज जो कि ईयर एंड में मैं खड़ा हूँ, इस ईयर की ऑब्लिगेशन में ये है, और जो मेरी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है वो ये है। तो जो रिमेनिंग बचेगी वो मेरी कौन सी ऑब्लिगेशन होगी? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होगी, जो कि आपने यहाँ पर कैश की फॉर्म में पे कर दी है। अगर आप देखें नेक्स्ट ईयर में आप पे करेंगे, ठीक है, तो आप नेक्स्ट ईयर में 8264 की ऑब्लिगेशन पे करेंगे, तो आपकी ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होगी। ऑप्सो के इससे आपको एक रिके मिला होगा। और मैं आने वाली वीडियोस में जितनी भी स्टैंडर्ड है, कोशिश करूंगा कि शॉर्ट 5 to 10 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड करूं, जो मैं अपलोड करता जाऊंगा। और आपके लिए वो बड़ी हेल्पफुल होंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने में, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में।